मौजपुर गांव में भावना नाम की एक सीधी साधी गरीब घर की लड़की रहती थी। भावना के पिता एक गरीब किसान थे। भावना अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में 10वीं तक पढ़ी थी। उसके बाद उसकी मां का देहांत हो गया, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर संभालने लगी। भावना दिखने में सुंदर थी, जिस कारण शहर से उसके लिए अच्छे घर का रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। अपनी मां को खोने के बाद अक्सर भावना सोचती थी कि काश उसे अपनी सास से मां का प्यार मिले, लेकिन उसके भाग्य में तो एक ऐसा ससुराल लिखा होता है जहां उसकी सास किसी जल्लाद और ननद किसी हिटलर से कम नहीं होती। अरे बहू, क्या तू भी तब से बर्तन घिसने में लगी हुई है? अब ये काम छोड़ और पहले मेरे लिए अच्छी सी मसालेदार चाय बना दे। माँ जी, बस ये बर्तन धो लूं फिर बना देती हूँ। उसके इतना कहते ही उर्मिला उसके बालों को जोर से पकड़ती है और कहती है, क्यों री, तुझे सुनाई नहीं देता? मैंने क्या कहा? पहले ये सब काम छोड़ और जो मैंने कहा वो कर, समझी? अब माँ जी छोड़िए मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भावना हाथ धोकर जल्दी से चाय चढ़ा देती है, फिर अपनी सास और ननद को चाय देने के बाद फिर से बर्तन धोने लगती है। और सुन, इसके बाद घर की साफ सफाई में लग जाइयो, समझी? और अच्छे से पूरे घर को साफ कर दियो। बेचारी भावना सारा काम अकेले ही करती है। फिर सारा काम खत्म कर वो दोपहर के समय जैसे ही अपने कमरे में सोने जाती है, तभी उसकी ननद उसका दरवाजा पीटते हुए कहती है, भाभी, ओ भाभी। जी दीदी। भाभी, माँ ने कहा है तुम्हें आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर धो लो। और हाँ, उसके बाद हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े भी बना देना। दोनों माँ बेटी इसी तरह बेचारी शीतल पर जुल्म करती। वो दोनों उससे सारा घर का काम लेती और आखिर में खाने में सूखी रोटियां देती। भावना चुपचाप सब कुछ सह लेती, लेकिन एक रोज जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो वो रोते हुए राधा माँ के मंदिर जाती है और अपनी सास और ननद द्वारा किए गए सभी जुल्मों के बारे में बताती है। हे राधा माँ, इससे ज्यादा दुख मैं नहीं सह सकती। सारा दिन काम कर करके मेरे हाथ पैर अकड़ गए हैं। दिन भर काम करके मैं थक जाती हूँ और काम ना करूँ तो मार खानी पड़ती है। सारा दिन जानवरों की तरह काम करके आखिर में खाने में सूखी बासी रोटी ही दी जाती है। ऐसी जिंदगी जीनी है तो इससे अच्छा होता मैं मर ही जाऊं। तभी राधा माँ की मूर्ति से आवाज आती है, भावना बेटी, अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम एक दिन के लिए सास बनकर सास वाली जिंदगी जियोगी और तुम्हारी सास और ननद तुम्हारी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर राधा माँ अपना हाथ उठाती हैं और एक चमत्कारी रोशनी भावना के अंदर समा जाती है। अगले दिन जब भावना सुबह अपने कमरे में सो रही होती है तो उर्मिला उसके कमरे में आती है। ये करमचली अभी तक सो रही है, काम क्या इसका गरीब बाप पाकर करेगा? अरे उठ जा मुई और जल्दी से घर के सारे काम कर और उसके बाद मेरा ब्लाउज भी सिल देना। कल शर्मा जी के यहाँ पार्टी में जाना है मुझे। भावना अपनी आंखें मसलते हुए उठती है और कहती है, ए बुढ़िया, ये क्या तब से चबड़ चबड़ करके सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रही है? चल जा अब यहाँ से और मेरे लिए कॉफी बना कर ले आ। अरे कभी खुद भी काम कर लिया कर। बहू आई नहीं घर में कि तब से कोलू का बैल बनकर सोफे पर ही पसर कर बैठी रहती है और ऑर्डर करती रहती हो। और हाँ, मैं कोई टेलर या फैशन डिजाइनर नहीं हूँ जो मेरे हाथ के बने हुए कपड़े पहनकर पार्टी में जाना है तुझे। चल अब जा, कॉफी बना कर ले आ। हाय राम भाभी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? क्यों, तो तेरे गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? माँ से कैसे बात करनी है पता है, लेकिन घर की बहू को कैसे रखना है, उससे कैसे बात करनी है, ये तुम दोनों को नहीं पता। हाँ चलो, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बुढ़िया जो कहा है वो कर और तू हीरोइन घर की साफ सफाई कर, चल। दोनों माँ बेटी का मुंह देखने लायक होता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गाय जैसी दिखने वाली उनकी बहू आज नोचने वाली काली बिल्ली कैसे बन गई। लंच के समय ननद अपनी भाभी से, भाभी खाना लग गया, आकर खा लो। ठीक है ठीक है। कुछ देर में भावना आती है और पहला निवाला मुंह में डालती है। छी, ये भी कोई खाना है? ना नमक ना मिर्च। एक काम करो, सारे खाने को कुत्तों को डाल दो। मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। हाँ, हम भी वही खा लेंगे। वैसे भी रोज रोज घर का खाना खाकर मन भर गया है। भाभी अगर कुछ अलग मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ, तो आज तुम दोनों माँ बेटी कुछ अलग ही खाओगी। ये रात की बासी रोटी, इसे गर्म करके खाओ, समझी? और वो भी नमक के साथ, जैसे तुम मुझे देती थी। दोनों माँ बेटी का सर शर्म से झुक जाता है। फिर भावना पिज्जा खाकर आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी सास और ननद घर का सारा काम खत्म कर सोने जाती हैं, तो भावना उनके कमरे में जाती है। ए,
किससे पूछकर तुम दोनों यहाँ आराम कर रही हो? चलो उठो और बाजार से सब्जियां लेकर आओ। दोनों मुंह बनाती हुई बाजार चली जाती हैं। शाम को घर आकर नैना अपनी माँ उर्मिला से, माँ हम दोनों तो एक दिन में ही इतना काम करके थक गई, तो फिर बेचारी भाभी अकेले इतना सब कैसे करती होगी? और भूलो मत माँ, भाभी के आने से पहले तुमने अपनी हेल्प के लिए मेड रखी हुई थी, लेकिन भाभी के आते ही तुमने उसे हटा दिया। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, मुझसे भूल हो गई जो मैंने अपनी बहू को बहुरानी नहीं नौकरानी समझा। दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शाम को दोनों भावना से माफी मांगती हैं। भावना साफ दिल की लड़की थी, इसलिए वो भी उन्हें माफ कर देती है और इस तरह बहू एक दिन की सास बनकर अपनी सास और ननद को सही रास्ते पर ले आती है। भावना के माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, जिसका उर्मिला और उसकी बेटी गलत फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब उर्मिला ने घर पर फिर से काम वाली लगा ली और अपनी बहू को वो बहुरानी की तरह रखने लगी। अब सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। दिल्ली शहर में रहने वाली ऐश्वर्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने माता पिता धर्मेंद्र और हेमा की वो इकलौती बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब उसे शादी करके दूसरे घर जाना होगा, लेकिन मेरा तो ये सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद उसके बिना हम कैसे रहेंगे जी। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है हेमा। धर्मेंद्र चौहान का दिल्ली शहर में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ऐश्वर्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था अखिल। जी मुझे पता चला है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है, बताओ। अंकल वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना, देखो तो बेचारा कितना मासूम लगता है। और वैसे भी कल को जब ऐश्वर्या ब्याह करके चली जाएगी, तब हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई होगा तो मन तो लगा रहेगा ना। आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका मन अच्छे से लगा कर रखूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी घुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ कल ही ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आ जाओ, मैं तब तक साफ सफाई करवा कर रखूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन अखिल अपनी माँ आशा और पिता रमेश के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अखिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातों और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। हेमा चौहान को अखिल बहुत पसंद आता है। अब अखिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम हेमा अपने पति धर्मेंद्र से कहती है, अखिल कितना प्यारा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में भला ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात करते हो, जब उसकी मेड नहीं आती तो वो घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों, अपना अखिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारे किराएदार हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर एक दिन मौका पाकर हेमा अखिल और उसके परिवार से इस बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन जब सुबह अखिल सोकर उठता है तो ऐश्वर्या को ना पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ऐश्वर्या कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पग फेरों की रस्म जो है। लेकिन ऐश्वर्या तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। ऐश्वर्या, तुम वहां क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ, मुझे अपने इस कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी मैं सिर्फ अपना ही यूज करती हूँ, ऊपर का वो रूम मुझे पसंद नहीं। अरे बहू, आज तुम्हारी पग फेरों की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मायके पहुंच गई। चलो कोई नहीं, अब मैं अखिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी आ तो रही हूं मैं।
इसके बाद आशा उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ऐश्वर्या हलवा लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत तेज है। 5 मिनट भी नहीं हुए इसे गए हुए और हलवा बनाकर ले आई। नहीं पापा जी, ये तो नीचे मम्मी ने बनाया था तो मैं ऊपर ले आई। बहू, अब वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप इस महीने का किराया कब दे रहे हैं। पापा ने कहा था आपसे पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे? हाँ पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के एकदम पक्के हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू जो हूं। ऐसे ही एक रोज जब ऐश्वर्या और निखिल अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो ऐश्वर्या की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। ऐश्वर्या बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन अखिल घर का राशन लेने जा रहा था तो हेमा ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़ा दी। अरे दामाद जी, जरा ये मेरा भी राशन लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब है सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े रमेश और आशा ये सब देख रहे थे। हे राम, ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके में न जाने और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी ये जानकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर तो कितनी गर्मी है, एसी तक नहीं है यहाँ। मुझे ना इस प्रेगनेंसी में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके, मेरा मतलब है नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा पूरे 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन ऐश्वर्या, ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को। ऐसी हालत में इसे परेशान न कर। और ये 4 सीढ़ी नीचे तो जा रही है, जब तेरा दिल करे मिलाए कर इससे। नहीं मम्मी जी, ये बात ठीक नहीं। अखिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मायका है ना। अखिल जी का रोज रोज वहां आना अच्छी बात नहीं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद अखिल एक दिन धर्मेंद्र से मिलने नीचे जाता है। अरे आओ दामाद जी, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा, हम ये घर खाली करना चाहते हैं। तभी ऐश्वर्या और हेमा भी वहां आ जाती हैं। लेकिन क्यों अखिल, ये मेरा मायका भी तो है। इसलिए तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरी ही बीवी बच्चों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा एक दामाद बनकर।